नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा और 1 to 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो काफ़ी मेहनती हैं और उन्होंने हरियाणा राज्य में जो स्वास्थ्य उनका विभाग है या फिर खेल मंत्रालय है, बड़ी ही कुशलता के साथ उन्होंने हैंडल किया है और चरम पर है। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे। आप हैं अनिल विज, हरियाणा के स्वास्थ्य और खेल और युवा मंत्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ में। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद जिस तरीके से आप अपना विभाग संभाल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप सक्रिय नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कारण हैं आपको यहाँ पर? पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की बात की जाए, क्या कुछ खामियाँ थी जो आपने दुरुस्त की अपने कार्यकाल में? देखिए, अगर आप स्वास्थ्य और खेल विभाग की बात करें जी, वैसे तो किसी भी विभाग की बात की जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास दोनों ये विभाग हैं तो इन विभागों की तरफ तो पूरी तरह से अनदेखी हुई है जी, गुजरे समय में। जी, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि किसी भी वेलफेयर सरकार का हेल्थ और शिक्षा दो प्रमुख विभाग होते हैं, जी, लेकिन लंबे समय से हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग पर बजट का केवल 2% खर्च किया जा रहा। जी, नतीजा ये है, बिल्डिंग्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जी, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है जी, और अनेकों सुविधाओं की कमी है। हमने उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। जब मैंने इस विभाग को संभाला तो 34 अस्पताल ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था, जी, जिसको देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई। तो मैंने इस पर काम शुरू किया, जी, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं है तो उसको अस्पताल कह नहीं सकते। बिल्कुल। आपका बयान भी आया था कि जो काम 50 साल में नहीं हुए वो हमने 1 साल में किए हैं। तो इस सरकार बनने के बाद सबसे पहली अगर कोई भर्ती हुई है तो वो डॉक्टरों की भर्ती हुई है। बिल्कुल। मैंने 761 डॉक्टरों की भर्ती की है। उसमें ज्वाइनिंग चल रही है आजकल। काफ़ी डॉक्टर ज्वाइन कर चुके हैं। 2800-2850 के करीब पैरामेडिकल की वैकेंसियाँ निकाली हैं, जी, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। जी, 100 डेंटल सर्जन हम भर्ती करने जा रहे हैं और बड़ी जल्दी लगभग 1000 डॉक्टरों की भर्ती हम और करेंगे। जी, मेरा अंदाजा है कि अगले कुछ महीनों तक जी, हरियाणा के किसी भी अस्पताल जहाँ डिस्पेंसरी में डॉक्टर की एक भी पोस्ट वेकेंट नहीं होगी। उसके साथ ही हर जिले में मैंने एक MRI और CT स्कैन लगाने के आदेश दिए। 5 जिलों में लग चुकी है, जी, बाकी जिलों में लग रही है। हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगाने की प्रक्रिया जारी है। और इसके लिए कितना बजट व्यय कर रहे हैं आप? उसमें कुछ चीज़ें हम PPP मोड में लगा रहे हैं, कुछ चीज़ें सरकारी बजट से लगा रहे हैं। तो दोनों का मिलके हम वो काम कर रहे हैं। अब जैसे MRI हमने लगाई है, PPP मोड में लगाई है। बाजार में जो MRI 5000-6000 रुपये में होती है, जी, तो हमारे पंचकुला सिविल अस्पताल में वो 1820 रुपये में होती है। ओके। इतना उसमें हमने इसको लोगों का फ़ायदा इसमें किया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन हमने मरीजों का डाटा बनाने के लिए जी, कि किस मरीज को क्या दवाई दी, कब कब वो अस्पताल में आया, किस दवाई ने उसको रिएक्शन किया, उसके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, वो सारा ऑनलाइन फीड हो और हरियाणा के सभी अस्पतालों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जो मार्च 2016 तक हमारे सभी सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इससे मरीज को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, और शायद ये सारे हिंदुस्तान में ना हो। बिल्कुल। इससे मरीज को बहुत लाभ होगा कि वो जब भी जाएगा डॉक्टर को दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर को पता है कि इसको कौन सा एंटीबायोटिक असर नहीं करता, कौन सा एंटीबायोटिक असर करता है। वो अपनी स्क्रीन पर देखेगा और मरीज की
इलाज करेगा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी, मेवात की बात की जाए, नूह की बात की जाए, वहाँ भी डॉक्टर नहीं है। डेंगू का प्रकोप वहाँ पर सबसे ज़्यादा था। देखिए मेवात में बड़ी कठिनाई है कि 68 सालों के बाद भी, अभी मैं मेवात गया था और मैंने वहाँ पर मंच से बात कही कि मुझको लगता है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन वो आज़ादी मेवात में नहीं आई। दुर्भाग्य है। वजह क्या है? कि वहाँ पर पार्टियाँ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके उनकी वोटें लेती रहीं। बिल्कुल। आप साथ लगता गुड़गांव देखो और 10 कदम पे मेवात देखो, बिल्कुल कोई भी सुविधा वहाँ पर नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी सुविधा वहाँ पर नहीं है। इस कारण से कोई भी डॉक्टर वहाँ जाना नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाना स्कूल नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बिल्कुल मार्केट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है। लेकिन अभी मैं गया था वहाँ पर, और जब मैं जाता हूँ, जो मैं चीज़ें अपनी आंखों से देखता हूँ, आकर मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जी। हमने तुरंत एक समाधान किया है कि परमानेंट डॉक्टर वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन 1 महीना जी। हर डॉक्टर को वहाँ पर सर्विस देनी पड़ेगी। ये आदेश हमने जारी कर दिए। 1 साल हो गया आपको? अभी शुरुआती तौर पर जो साथ लगते जिले हैं जी। वहाँ के डॉक्टर जाएंगे। फिर हम वहाँ पर एक हॉस्टल बना रहे हैं जी। और उसमें किचन वगैरह सब कुछ होगा, सारी सुविधाएं होंगी, ताकि सारे हरियाणा से हर डॉक्टर के लिए ये मैंडेटरी होगा। हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वहाँ पर डॉक्टर जाएंगे, ताकि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की कमी ना रहे। और बड़ी जल्दी हम एक मेवात का अलग कैडर क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई यहाँ पर। लेकिन 1 साल हो गया है अभी, लेकिन जिस तरीके से सुना है, जिस तरीके से आप अपने काफ़िले के जाते हैं, काफ़िले के साथ जाते हैं, रास्ते में ही रुककर आप चेकिंग करने लग जाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये पहली बार देखा है मैंने। लेकिन आपने खुद पाया है जो सिविल अस्पतालों की यहाँ पर गंदगी की समस्या है, टॉयलेट बाथरूम की, ये सबसे ज़्यादा चरम पर है। क्या वजह है? अभी तक 1 साल हो गया है। देखिए 1 साल में बहुत सुधार हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हमारे हॉस्पिटल्स की ओपीडी में 11% का इजाफा हुआ है। यानी लोगों का रुख सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल। ये 100% हो गया हो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक साफ सफाई, समय पर जाना, मरीजों को देखना, ये काम काफ़ी हद तक इसमें सुधार आया है। बिल्कुल। और ये खेल मंत्रालय भी आपके पास है, काफ़ी कुछ आपने किया है, खिलाड़ियों को दिया भी है। और जिस तरीके से ओलंपिक में जब जीत के आते हैं खिलाड़ी, पैसा मिलता है, सब चीज़ें। लेकिन उन खिलाड़ियों का क्या जो अभी ज़मीनी स्तर पर तैयार हो रहे हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल रही हैं? एक बार किसी का नाम आ गया, उसको सुविधाएं मिल रही हैं, आगे बढ़ रहा है। और विजेंद्र के मसले पर भी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसा है कि हमारे समय में तो कोई ओलंपिक, कॉमनवेल्थ नेशन हुआ नहीं अभी। जी। जो लोग ये कहते हैं कि भाई इन्होंने खिलाड़ियों को दिया कुछ नहीं, सरकार देती तो उनको है। एक नेशनल हुई है, और हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनका कांग्रेस सरकार छोड़ गई थी, उनका लगभग 52 करोड़ रुपए हमने दिया है। अच्छा जी। हाँ जी। और जो नेशनल है, इसका हमने अनाउंस कर दिया था, डेट तिथि अनाउंस कर दी थी जी। लेकिन उस दिन सारे राष्ट्र में कोई शोक समाचार आ गया जी। और वो प्रोग्राम हमको कैंसिल करना पड़ा। बड़ी जल्दी दिवाली के बाद हम नेशनल प्लेयर्स को भी उनका हक देने जा रहे हैं। हमने खेल नीति में परिवर्तन किया है। जी। पहले खेल नीति शुरू होती थी जब खिलाड़ी कोई मेडल ले आता था, जी। उसकी फिर मार्केटिंग की जाती थी, और बहुत बार तो आसपास के खिलाड़ियों को पकड़ के भी उनका कोई ओरिजिन हरियाणा का बता के ये क्लेम किया जाता था कि हमारे हरियाणा से इतने खिलाड़ी मेडल ले आए, इतने ले आए, जबकि खिलाड़ियों को तैयार करने की तरफ उस सरकार का कोई ध्यान नहीं था। और आलम तो यहाँ तक था, अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में पिछले कई वर्षों से लगभग 660 कोचेज की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं जी। जो कि कांग्रेस की सरकार ने भरने की कोशिश नहीं की। आपकी सरकार क्या कर रही है? खिलाड़ी तो जब कोच होंगे तभी तैयार होगा।
आपकी सरकार क्या कर रही हमने उसकी भर्ती की जो अपना एसएस बोर्ड है उसको भेज दी है, है? जी। उसकी प्रक्रिया शुरू है। 661 कोच हम भरने जा रहे हैं और हमने ये तय किया है कि पहले जो कंसंट्रेशन थी कोचेस की वो 2 या 3 जिलों में थी। जी। अब बच्चे तो सारे जिलों में होते हैं, इसलिए सबको सुविधा मिले, हमने उनकी रेशनलाइजेशन करके सभी जिलों में बराबर बराबर कोचेस को बांट दिया। बिल्कुल। अभी हमने कहा है कि हर जिले में हम 38 कोच देंगे और कम से कम हर गेम का एक कोच हम जरूर देंगे, बिल्कुल। ताकि हर जिले में हर गेम तैयार हो सके, ज्यादा टैलेंट सर्च किया जा सके। बिल्कुल। हमने जो पहले नर्सरियां खुली हुई थी वो भी कुछ चंद जिलों में खुली हुई थी जी। और लगभग वो नर्सरियां और अकेडमियां गिनती की थी। हमने अब लगभग 200 के करीब नर्सरियां खोलने का हमने तैयारी हमारी चल रही है, बिल्कुल। ताकि सारे प्रदेश में नर्सरियों का उसको लाभ मिले। पहले वो स्पैट होता था, बच्चे यहाँ पर टेस्ट देते थे और वजीफा लेकर वो चले जाते थे, बिल्कुल। कभी खेलने नहीं आते थे। लेकिन हमने अब ये कर दिया कि हम वजीफा देंगे, लेकिन उसी को देंगे जो उसके बाद खेलेगा। बिल्कुल। और उसके लिए उसके स्कूल के आसपास कोई ऐसी नर्सरी तैयार की जाए, वो हम उसकी तैयारी हमने कर दी है। और हमारा जो एम्फेसिस है वो है खिलाड़ी को तैयार करने का। बिल्कुल। वीरेंद्र की बात की जाए बॉक्सर की, आप इतने नाराज क्यों हैं उनसे? नहीं, मैं तो कभी नाराज नहीं था उससे। बिल्कुल। उनका ये आरोप था कि सरकार से अनबन चल रही है, छुट्टी का मसला रहा है, लेकिन सरकार फिर बैकफुट पर गई, 1 साल की छुट्टी भी उसे दे दी। ऐसा है, लोगों को ये गलत फहमी है कि उसको छुट्टी मैंने देनी थी। जी। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, पहले छुट्टी नहीं दी गई, फिर नहीं, तो बैकफुट पर सरकार आई, फिर 1 साल मैंने नहीं देनी थी। जी। वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको छुट्टी देनी है या नहीं देनी है ये पुलिस डिपार्टमेंट का फैसला था। लेकिन वो आपके मेरा पास नहीं भी है। आए कई बार? नहीं, हमारे पास आए, वो मिलने के लिए आए, अपनी बात रखने के लिए आए। जी। तो उनको भी मैंने यही कहा कि ये जो फैसला है ये जो है होम डिपार्टमेंट को लेना है, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं लेता है। जी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तो खेल की नीति बनाता है, बिल्कुल। और खिलाड़ियों का उत्थान के लिए काम करता है। लेकिन जब उसको नौकरी मिल जाती है तो उसके ऊपर उस विभाग के कानून लागू होते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लागू नहीं होते। नहीं, फिर भी अगर एक नजरिए के तौर पर देखा जाए, देश छोड़कर वो विदेशों में खुद के लिए खेल रहे हैं, कितना सही लगता है आपको नैतिक हिसाब से? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो ये ठीक है कि हमारे खिलाड़ी शाइन करें, और वो शाइन कर रहा है, और अब उसने 2 बाउट जीते हैं और उसमें हमारे प्रदेश का भी नाम हुआ है, हमारे देश का भी नाम हुआ है। पर अगर कोई देश के लिए खेले तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। चुनावों की सर बात करते हैं, बिहार चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्या कुछ वजह मानी जाए यहाँ पर? क्या अगड़ी और पिछड़ी जाति का जो यहाँ पर मसला था वो आगे निकल गया, बीफ का पीछे रह गया? देखिए, ऐसा है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जी। कि इसके लिए बाकायदा हमारी पार्टी में अंदर मैकेनिज्म बना हुआ है। जी। हम हर या जीत के बाद उसका विश्लेषण करते हैं। तो इसका बिहार स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण होगा। जी। और मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं उसके बारे में कोई त्वरित टिप्पणी कर सकूं। यहाँ बहुत दिग्गज नेता हैं, आपने सत्ता बहुत शुरू से ही संभाली है और हमें पता है कि किस तरीके से आपके काम करने का तरीका है, ईमानदार छवि के आप व्यक्ति हैं। एक व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा, बिहार चुनाव में अगर देखा जाए आम राय क्या है, आम राय क्या बनती है आपकी? हार की वजह क्या हो सकती है? नहीं, विवादित बयान भी बहुत जल्दी होगा। विवादित बयान बीजेपी की तरफ से भी आए, वहाँ पर लालू नीतीश ने भी बोले। देखिए, ये बहुत जल्दी होगा जी। कि बिना सब तथ्यों की जानकारी लिए, बिना वहाँ के स्थानीय नेताओं के सुने कोई टिप्पणी करना, बिल्कुल वो ठीक नहीं होता। गाय के मसले पर बात की जाए, आपका बयान आया था कि राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया जाए। नहीं, मैं उस पर पूरी तरह से कायम हूँ जी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और जब मैंने ये कहा था कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, जी। मैंने इसको किसी धार्मिक मुद्दे से या धर्म या जाति या पार्टी के साथ जोड़कर नहीं कहा था। बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि गाय जो है वो सर्वहितैषी पशु है। जी। गाय का दूध हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, सिख भी पीता है, ईसाई भी पीता है, जी। सभी पीते हैं इसका दूध।
और जिस प्रकार से देश में कत्ल खाने खुल रहे, जिस प्रकार से बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा, जी, जिस प्रकार से गो माफिया हिंदुस्तान में सक्रिय हो गया, उससे इस प्रजाति के वजूद पर खतरा पैदा हो गया है। बिल्कुल। और इसको मनुष्य जाति के लिए बचा के रखना बहुत जरूरी है। हमने और भी प्रजातियों को बचाया है, हमने प्लांट्स में भी कई प्रजातियों को बचाया है, बिल्कुल। उसी प्रकार से इसको भी बचाना जरूरी है। और इसको बचाने का एक ये उपाय है कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। अगर हम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय पशु को ही पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है, कोई इसको डंडा भी नहीं मार सकेगा। बिल्कुल। और बीफ की परिभाषा क्या है, उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद चल रहा है, आपसे जानूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकेगा, 1 to 1 देखते रहिए।